प्यारे बच्चों, अब हम न्यूटन के गति विषयक नियम में संवेग के बारे में अध्ययन करेंगे। संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। संवेग किसे कहते हैं? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है और उसका वेग v। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही उस वस्तु का संवेग कहलाएगा। संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर हो जाएगा m इंटू v। ये संवेग हो गया आपका। संवेग p बराबर m इंटू v। इसका मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग कैसी राशि होती है? ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश, वेक्टर। इसकी दिशा क्या होती है? ये सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होगी, वेग की दिशा ही इसकी दिशा होती है। वेग की दिशा, वेग की दिशा ही संवेग की दिशा होती है। इसका भी सूत्र अगर निकालना हो तो द्रव्यमान का यम हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, एल टी माइनस संवेग की विमा हो जाएगी यम एल टी माइनस। संवेग परिभाषित हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि एक हल्की वस्तु है, एक कार है, उसका द्रव्यमान m1 है, और एक ट्रक, उसका द्रव्यमान m2 है। जाहिर सी बात है, कार का द्रव्यमान कम है और ट्रक का द्रव्यमान m2 अधिक है। यदि अगर समान वेग से गतिशील है, यदि समान वेग से गतिशील है, यदि समान वेग से गतिशील है, कार और ट्रक मान लेते हैं द्रव्यमान उनके m1 m2 है। एक समान वेग किससे गतिशील है? मान लेते हैं v से गतिशील है। दोनों की वेलोसिटी क्या है? समान है। और यदि उनके संवेग p1 व यदि उनके संवेग जो है p1 व p2 है, तब p1 बराबर हो जाएगा m1 इंटू v एंड p2 बराबर क्या हो जाएगा? p2 बराबर हो जाएगा m2 इंटू v, क्योंकि वेग समान है तो v भी कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा? p1 अपान p2 इक्वल टू आ जाएगा m1 अपान m2। चूंकि m2 मतलब ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, p2 अधिक होगा, ट्रक का संवेग भी क्या होगा? अधिक होगा। चूंकि यहाँ पे देखते हैं, चूंकि m2 इज ग्रेटर देन m1, इसलिए p2 इज ग्रेटर देन, जब ये बड़ा है ये भी बड़ा होगा। m2 जो है बड़ा है, p2 क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए p2 इज ग्रेटर देन p1। मतलब भारी वस्तु का यदि समान वेग से गतिशील है, यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु समान वेग से गतिशील है, एक हल्की और एक भारी वस्तु समान वेग से गतिशील है, तब भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो भारी वस्तु का संवेग p2 अधिक। दूसरी कंडीशन में हम देख लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि दोनों के संवेग बराबर हो, मान लेते हैं अलग अलग वेग से गतिशील हो। माना एक कार है, माना एक कार है, उसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान क्या है?
व एक ट्रक, उसका द्रव्यमान m2 v1 व v2 वेग से गतिशील है मान लेते हैं, तथा उनके संवेग बराबर है। तब क्या होता है देख लेते हैं। मान लेते हैं m1 द्रव्यमान की एक कार है और m2 द्रव्यमान का एक ट्रक है, v1 और v2 वेग से गतिशील है और उनके यदि संवेग बराबर है तो v1 बराबर क्या होगा, v1 बराबर p2 होगा, m1 v1 बराबर क्या होगा, m2 v2 हो जाएगा इसका संवेग। तो v1 अपान v2 इक्वल टू हम निकाल लेते हैं m2 अपान m1। इसमें चूंकि m2 बड़ा है m1 से, क्योंकि m2 ज़्यादा बड़ा है तो v1 अधिक होगा, क्योंकि m2 इज ग्रेटर देन m1 इसलिए v1 इज ग्रेटर देन v2। जब समान अनुपात दोनों बराबर चलने लगा, मतलब ऊपर वाली चीज़ अगर बड़ी है तो v1 क्या होगा, बड़ा होगा, अगर नीचे वाली कम है तो v2 क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि m2 मतलब ट्रक का द्रव्यमान अधिक है किससे, कार के द्रव्यमान से, इसलिए वेग किसका अधिक होगा, पहली चीज मतलब कार का। अतः हम कह सकते हैं संवेग बराबर होने पर हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम है क्या, ये संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा टी की दर उस वस्तु पर आरोपित बल F के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा पी अपान डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एफ कह सकते हैं। एफ मतलब उस वस्तु पर आरोपित बल, या हम कह सकते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू एफ, जहाँ के क्या है, एक नियतांक, और इसकी वैल्यू जो है प्रयोगों के आधार पर के बराबर 1 होता है। प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है कि के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू
डेल्टा टी अपान डेल्टा टी, मतलब संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। ये न्यूटन का क्या है, गति विषयक द्वितीय नियम है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हो गया, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा P को लिख सकते हैं, यह बराबर ये हो जाएगा यम इंटू V2 माइनस यम इंटू V1 अपॉन डेल्टा टी। मान लेते हैं कोई द्रव्यमान है, शुरू में उसका वेग V1 था, बाद में वेग V2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 अपॉन डेल्टा टी। तो यम हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा P2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू वेग परिवर्तन की दर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको हम F इक्वल टू m, ये गणितीय रूप है, इसको एक क्वेश्चन नंबर मान लेंगे सेकंड। ये न्यूटन की गति विषयक नियम का ये भी एक रूप है, गणितीय रूप, F बराबर m। दो रूप हो गए, एक तो एक संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है F के गति विषयक नियम की, दूसरा रूप, और एक F इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, m इंटू n, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होगा। ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, न्यूटन के गति विषयक सेकंड नियम का, F बराबर m एंड F इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। हाँ, एक चीज और ध्यान देने योग्य है यहाँ पे कि न्यूटन का गति विषयक नियम तभी तक लागू होता है जब तक द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। न्यूटन का गति विषयक नियम वहीं तक सत्य है जहां तक द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। परंतु रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है, आइंस्टीन का यदि वस्तु का वेग, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो, मतलब v टेंड्स टू c, वहां आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से m, वहां पे मास चेंज हो जाता है, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो वहां चूंकि मास चेंज होता रहता है, इसलिए वहां पर जो है न्यूटन का सेकंड नियम फॉलो नहीं होता। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसमें एक न्यूमेरिकल्स चलते हैं, हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है, एक घर्षणहीन क्षैतिज तल में चित्र के अनुसार 3 ब्लॉक जुड़े हुए हैं। ये घर्षणहीन क्षैतिज तल है, मतलब इसका घर्षण क्या है, शून्य है। 3 ब्लॉक जुड़े हुए हैं, ब्लॉकों को गति देने के लिए 40 न्यूटन का बल, F बराबर जो है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का बल लगाने पर ज्ञात कीजिए नंबर 1 ब्लॉकों का त्वरण, नंबर 2 तनाव बल T1, ये वाला बल, और तनाव बल T2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं
बल F के कारण ब्लॉकों के निकाय का त्वरण मान लेते हैं A। मान लेते हैं बल F लगाने पर ये निकाय का त्वरण क्या है, कॉमन त्वरण सबके लिए समान होगा, वो त्वरण मान लेते हैं A है। और इस चित्र को हम थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। T1 इधर लगा है, ये T1 इधर भी लगेगा, T1 ये भी होगा और T1 ये भी होगा। ये T2 इस साइड में है, तो ये बल इधर लग रहा है, तो ये T2 तनाव विपरीत दिशा में भी लगाएगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं हम निकाय की गति के लिए पहले निकाय की गति के लिए हम लगा देते हैं। क्योंकि ये घर्षण रहित तल है, घर्षण बल क्या होगा, शून्य होगा। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, F माइनस 0 बराबर आ जाएगा। F माइनस 0 बराबर F बराबर M में होता है, तो M मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों को जोड़ लेंगे, इनटू A लिख देंगे। कॉमन त्वरण हमने ये माना है पूरे निकाय पर। तो F के स्थान पे हम लिख देंगे 40 न्यूटन, ये हमको पता है, दिया ही। M1 का मान 2 किलोग्राम, इसका मान 8 किलोग्राम और M3 का मान 10 किलोग्राम इनटू A आ जाएगा। ये 40 इक्वल टू आ जाएगा 10 और 18 तो 20 A बराबर आ जाएगा 40, A बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण, ब्लॉकों का त्वरण। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट में हमें निकालना है क्या, तनाव बल T1। हम लिख लेते हैं पहले ब्लॉक M1 की गति के लिए, ब्लॉक M1 की गति के लिए, क्योंकि उसका तनाव ये T1 है, T1 हमको निकालना है। ब्लॉक M1 की गति के लिए, ब्लॉक M1 की गति लिखे देखते हैं। M1 ब्लॉक जो है ये T1 तनाव से खींचा जाता है ना, T1 तनाव इसको खींच रहा है और विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल क्या है, शून्य है। तो इसकी गति के लिए हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस 0 बराबर M1 है। तो T1 बराबर आ जाएगा, M1 का मान ये है 2 किलोग्राम इंटू A का मान अभी हम निकाले हैं 2 × 2, तो T1 बराबर क्या आ गया, 4 न्यूटन। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, तनाव बल T1। और थर्ड पार्ट में हमको क्या निकालना है, तनाव बल T2। तनाव बल T2 देखते हैं, यहाँ पे लगा है, मतलब M2, ब्लॉक M2 की गति के लिए। अब हम निकालेंगे ब्लॉक M2 की गति के लिए। T2 जो है तनाव इसको इधर खींच रहा है और T1 विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा M2A। M2 की गति के लिए बराबर M2A हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू हम निकाल ली 4 बराबर M2 की वैल्यू हमको पता है 8 इंटू A की वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे 2। तो T2 माइनस 4 बराबर 16, ये T2 बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 बराबर 20 न्यूटन। ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं, मतलब उसमें लिखा हुआ आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड की आरंभिक चाल से 20 किलोग्राम संघत मतलब द्रव्यमान के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। जो चीज़ें हमको दी गई हैं हम पहले उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमको दिया 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल मतलब यू बराबर दिया है क्या, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। गतिशील 20 किलोग्राम संघत मीन्स द्रव्यमान
यह बराबर हो गया आपका 20 किलोग्राम। किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल लग रहा है। मंदन बल लग रहा है मतलब बल जो है विपरीत दिशा में लग रहा है गति के, जिसको हम लिख लेते हैं यह बराबर 50 न्यूटन है, मंदन बल है, जिसको माइनस चिन्ह के साथ माइनस लिख सकते हैं। पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा, हमको समय निकालना है टी फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम फार्मूला लगा देते हैं F इक्वल टू एम, F बराबर एम। इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। F के स्थान पे क्या लिखेंगे -50। -50 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मंदन बल है, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है, और इसकी कोई बात नहीं है। M का मान हो गया 20 और A बराबर हो गया, A बराबर हो जाएगा ये -2/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/5 भी रहने देते हैं। A बराबर हो जाएगा 2/5 नहीं, A बराबर हो जाएगा ये 0 कट जाएगा, A बराबर 5/2 आ जाएगा। 5/2 मतलब 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। अब हमको निकालना क्या है, पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा। तो रुकने में अंतिम वेग क्या हो जाएगा, रुकने पर अंतिम वेग जो हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया, रुकने पर अंतिम वेग v बराबर 0 हो गया। फिर गति का समीकरण लगा देते हैं, v बराबर u प्लस at। फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। v के स्थान पे अंतिम वेग 0 है, u वैल्यू दी है, u बराबर यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, u बराबर 15 दिया है, यहाँ u बराबर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, u के स्थान पे क्या लिख देते हैं 15 प्लस a हमारा निकल गया है, ये कितना निकला है -2.5, इनको लिखेंगे -2.5 या 5/2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्थान पे हमने माइनस आगे लगा देते हैं, -2.5 इंटू टी हमको फाइंड करना है, तो टी हो जाएगा। तो ये इसको इस साइड में ले आएंगे, तो 2.5 टी ये प्लस में आ जाएगा बराबर 15, टी बराबर 15/2.5 ये हो जाएगा। लेकिन 10 को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 150/25 और ये आ जाएगा 25/2, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका 3 किलोग्राम संघन के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकेंड से 3.5 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है, तो गति की दिशा परिवर्तित रहती है। बल का परिमाण व दिशा क्या है, तो जो दिया उसको हम नोट कर किए हैं। m बराबर 3 किलोग्राम 3.0, t बराबर 25 सेकेंड है, u बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड है और v बराबर 3.5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पहले हम गति का प्रथम समीकरण लगा देते हैं। गति के प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण v बराबर होगा u प्लस at, v बराबर हो जाएगा 3.5 बराबर u का मान हो जाएगा 2 प्लस a इंटू टी का मान हो जाएगा 25 से बराबर आ जाएगा 3.5 माइनस 2, यहाँ पे 5 होगा, 10 हो गया 1, 25 से बराबर आ जाएगा 1.5। a बराबर क्या आ जाएगा 1.5/25, 10 से गुणा करेंगे ये 15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तो 50 काट देंगे, 5 दिए 15, 5 25, ये बराबर क्या आ गया आपका 3/50। ये बराबर आपका आ गया 3/50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण। अब हम बल निकालना है, बल F इक्वल टू क्या लगा लेते हैं m इंटू टी। तो m हमारा 3 दिया है 3.0 इंटू a बराबर 3/50, ये आपका हो जाएगा 9/3 बराबर 9/50 बराबर ये हो जाएगा 0.18 न्यूटन।
ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला परिमाण ये आ गया। दिशा क्या है? बल की दिशा जो है, हाँ, उसकी गति की दिशा में ही बल की दिशा होगी।